गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में यूरिया का जो निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होगा इसमें यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। फिर इस यूरिया की जो सर्वाधिक मात्रा है, यूरिया की सर्वाधिक मात्रा यकृत शिरा में पाई जाती है। यूरिया की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? यकृत शिरा में पाई जाती है। ये जो यूरिया है यकृत से किसके माध्यम द्वारा, रक्त के माध्यम से किसमें पहुंचती है? किडनी में पहुंचती है। और फिर किडनी में यूरिया से किसका निर्माण होता है? मूत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण यकृत कोशिका में होगा। यूरिया की जो सर्वाधिक मात्रा है वो किसमें पाई जाएगी? यकृत शिरा में पाई जाती है। ये यकृत से यूरिया रक्त के माध्यम से किसमें पहुंचता है? किडनी में पहुंचता है। फिर किडनी के अंदर इस यूरिया से किसका निर्माण होता है? मूत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। एक वैज्ञानिक था और वैज्ञानिक का नाम है कुसनी। इस कुसनी नामक वैज्ञानिक ने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग कौन कौन से हैं? परा निस्यंदन, नंबर 2 वर्णात्मक पुनः अवशोषण, और नंबर 3 हो जाएगा अपना श्रावण। कुसनी नामक वैज्ञानिक ने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वर्णात्मक पुनः अवशोषण और श्रावण, जिसमें सबसे पहले आता है परानिस्यंदन। इसको अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। परानिस्यंदन की जो क्रिया होती है वो होती है बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस में होती है। परानिस्यंदन की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस में होती है। कल बताया था एक है अभिवाही धमनी और एक होती है अपवाही धमनी। इस अभिवाही धमनी का जो व्यास है अधिक होता है, जबकि इस अपवाही धमनी का जो व्यास होता है वो कम होता है। ये जो अभिवाही धमनियां क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं, जबकि ये अपवाही धमनियां क्या करती हैं? बाहर निकलती हैं। ठीक है। परानिस्यंदन की जो क्रिया होगी वो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस में होती है।
इनमें दो धमनियां पाई जाती हैं, अभिवाही धमनियां और अपवाही धमनी। अभिवाही धमनी का जो व्यास होगा वो ज्यादा होगा, अपवाही धमनी का व्यास क्या होगा, कम होगा। अभिवाही धमनियां प्रवेश करती हैं और अपवाही धमनियां क्या निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। तो जो यूरिया होगा, यूरिया को कौन लेकर जाएगी, अभिवाही धमनियां। उसके बाद में यूरिया से रहित रक्त क्या निकलेगा, बाहर। और कौन सी धमनियों के द्वारा, अपवाही धमनियों के द्वारा क्या निकलता है, इसमें बाहर निकलता है। इस ग्लोमेरुलस में कुछ समय के लिए रक्त रुक जाता है। ग्लोमेरुलस में कुछ समय के लिए जो रक्त होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है और एक दाब उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा, दाब उत्पन्न करता है, जिससे अपन GHP कहते हैं, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, GHP कहते हैं। और एक सामान्य मनुष्य में, अगर सामान्य मनुष्य की बात करें तो सामान्य मनुष्य में GHP का जो मान होता है वो कितना होता है, 70 mmHg होता है। कितना होता है, 70 mmHg होता है। ठीक है। तो परानिस्यंदन की जो क्रिया होती है वो मेन संपूर्ण और ग्लोमेरुलस में होती है। अभिवाही धमनियों का व्यास अपवाही धमनियों से अधिक होता है। अभिवाही धमनियां यूरिया को लेकर जाती हैं और ये यूरिया रक्त के माध्यम से जाएगा। अभिवाही धमनियां प्रवेश करती हैं और अपवाही धमनियां बाहर निकलती हैं। ग्लोमेरुलस में कुछ समय के लिए रक्त रुक जाता है और रुकने के पश्चात एक दाब उत्पन्न करता है। उस दाब को अपन क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। और एक सामान्य मनुष्य का जो GHP होता है वो कितना होता है, 70 mmHg होता है। इस GHP के विरुद्ध दो दाब कार्य करते हैं। कितने कार्य करते हैं, दो कौन सा, एक होगा बीको, बी से ब्लड यानी कि रक्त, सी से कोलाइडी, ओ से ऑस्मेटिक यानी कि प्रासरणी, और पी से हो जाएगा प्रेशर यानी कि दाब। तो GHP के विरुद्ध कितने दाब कार्य करते हैं, दो दाब, जिनमें से एक दाब कौन सा है, बीको यानी कि ब्लड कोलाइडी ऑस्मेटिक प्रेशर। देखो इसमें रक्त यानी कि रक्त कणिकाओं और कौन सा, कोलाइडी पदार्थ के द्वारा एक दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, एक दाब उत्पन्न होता है। रक्त कणिका और कोलाइडी पदार्थ के द्वारा एक दाब उत्पन्न होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, बीको, जो क्या काम करता है, जो छानने की क्रिया का
विरोध करता है। और इस बीकोप का जो मान होता है वो कितने mm होता है? बीकोप का मान होता है 30 mmHg होता है। तो GHP के विरुद्ध दो दाब कार्य करते हैं, जिनमें पहला है बीकोप, यानी कि रक्त कोलाइडी, रक्त और कोलाइडी पदार्थ के द्वारा एक दाब उत्पन्न होता है जो छन्ने की क्रिया का क्या करता है? विरोध करता है, जिसे अपन बीकोप कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 30 mmHg। दूसरा है CHP, इसका है कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, C का मतलब कैप्सूल, H का मतलब हाइड्रोस्टेटिक और P का मतलब प्रेशर। बोमेन संपुट की गुहा में, बोमेन संपुट की गुहा में छनकर आए फिल्ट्रेट द्वारा उत्पन्न दाब CHP कहलाता है। क्या कहलाता है? CHP। यानी कि बोमेन संपुट की गुहा में छानकर आए फिल्ट्रेट द्वारा उत्पन्न दाब को CHP कहते हैं। ये भी छानने की क्रिया का क्या करता है? विरोध करता है। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 20 mmHg होता है। कितना होता है? 20 mmHg होता है। तो बोमेन संपुट की गुहा में छलकर जो पदार्थ आते हैं उनके द्वारा क्या होता है? एक दाब उत्पन्न होता है, उसे अपन क्या कहेंगे? कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। और इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 20 mmHg। तो इस GHP के विरुद्ध कितने दाब कार्य करेंगे? दो, एक बीकोप और एक CHP, दोनों छलने की क्रिया का क्या करते हैं? विरोध। एक इसमें आगे आता है NEFP। N से हो जाएगा नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर। नेट यानी कि शुद्ध प्रभावी फिल्ट्रेट यानी कि निस्यंदन दाब। अगर अपन को ये निकालना है तो GHP में से आप बीकोप प्लस CHP दोनों को जोड़कर घटा दो। GHP का मान हमारे पास कितना है? 70 mmHg है, माइनस बीकोप का मान 30 है और इसका मान कितना है? 20। 70 माइनस 30 20 50, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर का जो मान होगा वो कितना होगा? 20 mmHg होता है। ये हमारे पास इसका क्या गया? मान। तो आपसे पूछ लिया जाए कि नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर का जो मान होता है वो कितना होता है? वो 20 mmHg होता है। कैसे निकालेंगे? बीकोप और CHP दोनों को जोड़कर GHP यानी गैलोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो NEFP का क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं इसमें अपन अगर अपन बात करें किडनी 1 मिनट में 125 ml क्या करती है? फिल्ट्रेट। तो 24 घंटे में 180 लीटर क्या करेगी? रक्त को फिल्ट्रेट करेगी, जिसमें 1 से 2 लीटर मूत्र का क्या हो जाएगा? निर्माण। जो किडनी होती है
वो 1 मिनट में 125 ml रक्त को फिल्ट्रेट करती है। 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में हो जाएगा 180 लीटर फिल्ट्रेट, जिससे 1 से 2 लीटर मूत्र क्या होगा, निर्माण। अब देखो यहां पर अपन बात कर रहे थे ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस होते हैं, इस ग्लोमेरुलस की रक्त कोशिकाओं में जो पदार्थ यानी कि उत्सर्जी पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थ छनकर किस में आ जाते हैं, बोमेन संपुट में आ जाते हैं। बोमेन संपुट में आ जाते हैं। तो बोमेन संपुट की गुहा में आने की क्रिया को अपन क्या कहेंगे, परानिस्यंदन कहते हैं। क्या कहेंगे, परानिस्यंदन कहेंगे। तो जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस की रक्त कोशिका में रुधिर, प्लाज्मा, उत्सर्जी व अनुपयोगी जो पदार्थ होते हैं, ये ग्लोमेरुलस यानी कि पारगम्य होता है। इससे उपयोगी, उत्सर्जी पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ जो छनकर किस में आ जाते हैं, बोमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं, जिससे अपन क्या कहते हैं, परानिस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। और इस ग्लोमेरुलस से छनकर आए पदार्थ को अपन कहते हैं निस्यंदन। क्या कहेंगे, निस्यंदन, ग्लोमेरुलस निस्यंदन। ग्लोमेरुलस क्या कहेंगे, निस्यंदन। तो ग्लोमेरुलस की जो रक्त कोशिका है उससे प्लाज्मा, रुधिर, प्लाज्मा और अन्य उपयोगी या उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आने की प्रक्रिया को परानिस्यंदन कहते हैं। और इस ग्लोमेरुलस के रक्त कोशिका से जो पदार्थ छनकर आते हैं उससे अपन कहेंगे ग्लोमेरुलस निस्यंदन कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो छनकर आएगा, जो पदार्थ छनेगा, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन और रक्त कणिका क्या होगी, अनुपस्थित होगी। ये ध्यान रखना है। यानी कि जो फिल्ट्रेट पदार्थ होता है, यानी कि जो छनकर आते हैं, उनमें क्या नहीं पाया जाएगा, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन और रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो विषाणु होते हैं वो क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। इसके बाद में नंबर 2, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वर्णात्मक पुनः अवशोषण यानी कि ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, उन्हें वापस पुनः क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा, या तो समीपस्थ कुंडली के द्वारा या दूरस्थ कुंडली के द्वारा, ये फिर किसके द्वारा, फैलने लूप के द्वारा। वर्णात्मक पुनः अवशोषण यानी कि ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, उनका पुनः क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। किसके द्वारा करेंगे, नंबर 1 समीपस्थ कुंडलित नलिका द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा। यानी कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है, उस आंतरिक भित्ति पर
सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका की आंतरिक भित्ति पर क्या पाए जाएंगे? सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो अवशोषण के क्षेत्रफल की सतह को बीस गुना क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका द्वारा समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा ग्लूकोज एमिनो अम्ल और विटामिन सी का पूर्ण अवशोषण कर लिया जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा ग्लूकोज एमिनो अम्ल विटामिन सी का पूर्ण रूप से क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। इनमें अगर अपन बात करें ग्लूकोज, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, इनका जो अवशोषण होगा वो कौन सी विधि के द्वारा होगा? सक्रिय विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा होगा? सक्रिय विधि के द्वारा होगा। यदि इसमें अपन बात करें, जल की बात करें, क्लोराइड आयनों की बात करें, इनका जो अवशोषण होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? वो होगा निष्क्रिय विधि के द्वारा। 60 से लेकर 80% जो अवशोषण की जो क्रिया होती है वो किसमें हो जाती है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में हो जाती है। तो पुनः अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा, समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो आंतरिक भित्ति होती है उसके ऊपर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो अवशोषण की सतह को कितना गुना बढ़ा देते हैं? 20 गुना बढ़ा देते हैं। ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है वो विटामिन सी, ग्लूकोज एमिनो अम्ल का पूर्ण रूप से क्या करती है? अवशोषण करती है। इनमें जैसे ग्लूकोज है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, इनका जो अवशोषण होगा वो कौन सी विधि के द्वारा होगा? सक्रिय विधि के द्वारा होगा। जबकि जल और क्लोराइड आयनों का जो अवशोषण होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होगा? निष्क्रिय विधि के द्वारा। और समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा 60 से 80% पदार्थों का पुनः क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। दूसरी बात करें दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो कल एक डायग्राम बनाया था, ऐसा डायग्राम था। तो ये कौन सी है? समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये है दूरस्थ, और ये कौन सा है? ये है हैंडलिंग। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये दूरस्थ कुंडलित जो नलिका है सोडियम आयन और दूसरा कौन सा है? क्लोराइड आयनों का पुनः अवशोषण करती है। सोडियम और क्लोराइड आयन इन दोनों का क्या करती है? पुनः अवशोषण करती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा केवल और केवल कितना प्रतिशत? केवल और केवल 19% भाग अवशोषित होता है। यदि यहां पर एक हार्मोन पाया जाता है ADH, यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, दूरस्थ कुंडलित नलिका, यहां पर एक हार्मोन है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या फिर इसे अपन वैसोप्रेसिन भी कह सकते हैं। यदि इस हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो मूत्र का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब मूत्र का आयतन बढ़ेगा तो बार बार रोगी मूत्र का क्या करेगा?
विसर्जन करेगा, जिससे कौन सा रोग हो जाएगा, डायबिटीज। डायबिटीज इंसिपिडस, ये रोग हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। दूरस्थ कुंडलित नलिका सोडियम और क्लोराइड आयनों का पुनः अवशोषण करती है। यहां पर जल का पुनः अवशोषण 19% भाग होगा। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है, कौन से हार्मोन की, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, तो जल का क्या नहीं हो पाता, पुनः अवशोषण नहीं। और जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा तो मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा, बार बार रोगी मूत्र का विसर्जन करेगा, जिससे कौन सा रोग हो जाएगा, जिससे हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस रोग। ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है हमारा, हैनले लूप। हैनले लूप, अगर इसकी संरचना देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला की यू के समान होती है। इस हैनले लूप में दो भुजा पाई जाती है, एक होती है अवरोही भुजा और एक होती है कौन सी भुजा, आरोही भुजा। ये अवरोही जो भुजा होती है ये जल के लिए पारगम्य होती है, जल के लिए पारगम्य, लेकिन सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के लिए क्या होती है, अपारगम्य। ठीक है। तो हैनले लूप की बात करें तो हैनले लूप में दो भुजाएं पाई जाती हैं, एक आरोही और एक अवरोही। अवरोही जो भुजा होती है वो जल के लिए कैसी होती है, पारगम्य, जबकि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयनों के लिए क्या होगी, वो अपारगम्य। अगर इधर बात करें, ये आरोही भुजा ये जल के लिए होगी, ये पारगम्य के लिए होगी अपारगम्य, अपारगम्य, जबकि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन के लिए क्या होगी, पारगम्य। इसका यदि आपस में अपन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा हैनले लूप। उसके बाद में नंबर 4 आता है संग्राहक नलिका। ये जो संग्राहक नलिका है, हाइड्रोजन आयन और दूसरा कौन सा होता है, पोटेशियम आयन। हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयनों का पुनः अवशोषण करती है, इसलिए निस्यंदन उच्च प्रसारी हो जाता है। जो निस्यंदन होता है, निस्यंदन उच्च प्रासरी क्या हो जाता है, निस्यंदन क्या हो जाएगा, उच्च प्रासरणी, प्रासरणी, प्रासरणी हो जाता है। ठीक है। संग्राहक जो नलिकाएं होती हैं वो सोडियम, पोटेशियम आयनों का पुनः अवशोषण करती है, इसलिए क्या होगा, निस्यंदन जो फिल्ट्रेट होगा वो कैसा हो जाएगा, उच्च प्रासरणी हो जाता है। ये इस प्रकार हमारे जो मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है वो क्या हुई, कंप्लीट। चलो एक तीसरा और इसमें पॉइंट बच गया, श्रावण और बच गया। देखो, श्रावण ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं उनको शरीर से क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्रावण कहते हैं।